हाय गाइज। अब हम पढ़ेंगे पतले फिल्म के द्वारा व्यतिकरण इंटरफेरेंस टू टू थिन फिल्म्स। पतले फिल्म के द्वारा व्यतिकरण। Consider a transparent thin film of uniform thickness, small t, and its refractive index mu bounded by two plane surfaces capital K and capital K dash capital K and capital K dash. A ray of monochromatic light AB incident on the surface capital K of the films is partly reflected along BC and partly refracted into the films along capital B capital D. At the point capital D on the surface capital K dash, the ray of light is partly reflected along DE and partly transmitted out of the film along DG. The reflected light then emerges into air along EF, which is parallel to BC. The ray EH after refraction at H finally energies along HJ. BC and EF are reflected rays parallel to each other and DG and HJ are transmitted rays parallel to each other as BC and EF interfere, and similarly the rays TG and HJ interfere. पतले फिल्म से परावर्तित प्रकाश किरणों के द्वारा व्यतिकरण की घटना प्रकृति में समान रूप से परिलक्षित होती है। जैसे साबुन के घोल से बनी पतली फिल्म पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फिल्म के दोनों पृष्ठों से परावर्तन के पश्चात परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण होता है। इसी प्रकार पानी के ऊपर फैली तेल की पतली फिल्म के द्वारा भी व्यतिकरण होता है। इस प्रकार के व्यतिकरण की घटना में बहुत ही खूबसूरत तथा रंग बिरंगे मनमोहक पैटर्न बनते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकारी तरंगे कला संबंध स्रोत से प्राप्त होते हैं। व्यतिकारी तरंगे कला संबंध स्रोत से प्राप्त होते हैं। मूल स्रोत से उत्पन्न प्रकाश एकवर्णीय हो, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ तथा तरंगदैर्घ्य बराबर हों, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर हों, व्यतिकारी तरंगे एक ही दिशा में संचारित होनी चाहिए अथवा उनके मध्य का कोण अति न्यून हो, दोनों स्रोतों के मध्य दूरी कम होनी चाहिए। यदि व्यतिकरण करने वाली तरंगे ध्रुवित हैं तो उनके ध्रुवण की अवस्था समान होनी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में भी
व्यतिकरण के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे पतली फिल्म के रंग, साबुन के घोल के बुलबुले का जो रंग होता है वो हमारा व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं। नंबर दूसरा, पानी पर फैले तेल का रंग, जैसे पानी पर हम तेल घोल देते हैं, इसके बाद जो हमें रंग दिखाई देता है वो व्यतिकरण के कारण ही पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया द्वारा दो कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं जिनसे व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसमें दो प्रिज्म होते हैं जो आधार पर जुड़े होते हैं। इनके अपवर्तन कोणों के मान बराबर तथा अत्यधिक लघु होते हैं, लगभग 1/2 या 30 मिनट होते हैं। एस एक ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट है जिसे सोडियम लैंप से प्राप्त एकवर्णी प्रकाश से अवलोकित किया जाता है। जब एस से निकलने वाले बेलनाकार तरंगाग्र बाइप्रिज्म के अपवर्तक फ्रेस्टों AB और BC पर गिरती है तो तरंगाग्र के आधे भाग का अपवर्तन प्रिज्म ABC के पृष्ठ AB द्वारा, शेष आधे भाग का अपवर्तन प्रिज्म ABC के पृष्ठ BC द्वारा होता है। अपवर्ती किरणें पीछे बढ़ाए जाने पर S1 व S2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार S के दो आभासी प्रतिबिंब S1 व S2 बन जाते हैं। आभासी प्रतिबिंब S1 व S2 दो एकवर्णी कला संबंध स्रोतों की भांति कार्य करते हैं। S1 व S2 से अपसारित होने वाले प्रकाश के शंकु S1K व NS2P परस्पर अध्यारोपित हो जाते हैं और अतिव्यापन क्षेत्र, जिसे हम ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं, कैपिटल M कैपिटल N से व्यतिकरण फ्रिंजें बन जाती हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई कैपिटल M कैपिटल N क्षेत्र में बराबर तथा MN के बाहर अधिक होनी चाहिए। सौर पैनल, सोलर पैनल। सौर पैनल फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या फोटोवोल्टिक पैनल सौर सेलों या बैटरियों का एक संकुलित परस्पर संबंध संयोजन है जिन्हें फोटोवोल्टिक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि एक एकल सौर पैनल एक सीमित मात्रा में विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकता है, अतः व्यवहार में कई प्रतिष्ठानों में अलग अलग पैनल लगे होते हैं। इसे एक फोटोवोल्टिक श्रृंखला कहा जाता है। एक फोटोवोल्टिक विस्थापन में आमतौर पर सौर पैनलों की एक श्रृंखला, एक इन्वर्टर और बैटरियां होती हैं। फोटोवोल्टिक प्रणालियों का प्रयोग ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड प्रयोगों और अंतरिक्ष यान पर सौर पैनलों के लिए किया जाता है। अब सौर पैनल का वर्क सिद्धांत पढ़ेंगे, अर्थात कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सौर पैनल? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पैनल। ओके, सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अधिकांश मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइट या सिलिकॉन आधारित पतली झिल्ली वाली सेल का प्रयोग होता है। क्रिस्टलीय सिलिकॉन, जिसे आमतौर पर
फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों में वेफर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूसिंग ऑप्टिमम ट्रांसपेरेंट कंडक्टर, सर्वोत्तम पारदर्शी चालक का चयन। ऐसे पारदर्शी फिल्म जो सौर विकिरण ऊर्जा को अधिकतम रूप से अपने भीतर से जाने देने के साथ साथ अधिकतम विद्युतीय चालक का गुण रखते हों, जैसे इंडियम टिन ऑक्साइड, सुचालक पॉलीमर या सुचालक नैनोतार का प्रयोग किया जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश प्रकीर्णन को बढ़ाकर, प्रमोटिंग लाइट स्कैटरिंग इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। सेलों पर नैनो आकार के धात्विक कील की नलियां बनाकर सौर ऊर्जा का अवशोषण बढ़ाया जाता है। इसके लिए चांदी, सोना अथवा एल्यूमीनियम धातु का उपयोग कील के रूप में किया जाता है। पृष्ठ सतह निष्क्रियकरण, पतली सिलिका या एल्यूमीनियम ऑक्साइड की फिल्म जिस पर सिलिकॉन नाइट्राइड लगी हो का इस्तेमाल सौर सेल के पृष्ठभाग में उसके सतह निष्क्रियकरण के लिए किया जाता है, जिसे PERCS पैसिवेटेड एमिटर एंड रियर सेल्स कहा जाता है। ओके, ये आपका रहा सोलर पैनल क्या होता है और सोलर पैनल का कार्य सिद्धांत क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसी प्रकाश के स्रोत S एवं पर्दा XY के मध्य कोई अपारदर्शी वस्तु AB रखी जाए, तब पर्दे पर वस्तु की तीक्ष्ण छाया CD प्राप्त होती है, जिसे ज्यामितीय छाया जियोमेट्रिकल शैडो कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, परंतु यदि बाधा का आकार बहुत छोटा है, तब प्रकाश वस्तु की छाया अर्थात ज्यामितीय छाया भी पहुंच जाता है, अर्थात अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाता है। वस्तु के स्थान पर कोई बहुत छोटे आकार की स्लिट रखी जाए, तब CD क्षेत्र प्रतिदीप्त होती है तथा प्रकाश स्लिट द्वारा निर्मित ज्यामितीय क्षेत्र CX एवं DY प्रतिदीप्त क्षेत्र CD से बाहर की ओर चला जाता है। अवरोधक के किनारों पर प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की क्रिया विवर्तन कहलाती है। विवर्तन की क्रिया की खोज सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी द्वारा की गई। प्रकाश तरंगों का किनारों पर मुड़ना सामान्यतया परिलक्षित नहीं होता है। इसका कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के मान का बहुत सूक्ष्म 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की 10⁻7 गुनी होती है, अतः जिस अवरोधक के किनारों पर ध्वनि तरंगें मुड़ जाती हैं, उसके किनारों पर प्रकाश तरंगें नहीं मुड़ पाती हैं। किसी अवरोधक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की तथा ज्यामितीय प्रतिछाया में प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
Bending of light waves at the corners of a slit or obtuse obstacle is called diffraction. Bending of light waves at the corners of a slit of obtuse obstacle is called diffraction. किसी द्वारक पर प्रकाश के विवर्तन के कारण भी इसी प्रकार के निरीक्षण प्राप्त होते हैं। विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। विवर्तन की घटना को दो वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है फ्रेस्नेल विवर्तन और नंबर सेकेंड है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेस्नेल विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो विवर्तन को फ्रेस्नेल विवर्तन कहते हैं। इसमें आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र गोली अथवा बेलनाकार होते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु की विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से प्रभावी दूरी अनंत हो, अर्थात आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र दोनों समतल हों, तो विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता, इंटेंसिटी इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन के अनुसार प्राप्त होता है। इस प्रतिरूप में पर्दे पर प्राप्त तीव्रता मुख्य उच्चिष्ट पर अधिकतम तथा उसके चारों ओर क्रमागत निम्निष्ठों के साथ घटती है। तीव्रता के द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। पर्दे के बिंदु O पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई से 2 गुनी होती है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक उच्चिष्ट दो निम्निष्ठ के ठीक मध्य में नहीं है, बल्कि प्रतिरूप के मध्य की ओर विस्थापित है। द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता उनके क्रम के साथ घटती है। यदि O पर तीव्रता I0 हो तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता I0 का 1/22वां भाग होता है। दूसरी द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता I0 अपान 6.5 होती है। इसी प्रकार अन्य द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता तेजी के साथ घटती जाती है, इसलिए हमें कुछ ही द्वितीयक उच्चिष्ट दिखाई पड़ते हैं। व्यतिकरण की घटना में प्रत्येक उच्चिष्ट अर्थात दीप्त पट्टी की तीव्रता एक समान होती है। विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर, डिफरेंस इन बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। एक तरफ हम विवर्तन लिख लेंगे, दूसरी तरफ हम व्यतिकरण लिख लेंगे। नंबर फर्स्ट, एक ही तरंगाग्र द्वारा दो बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से होता है। अब हम व्यतिकरण देखेंगे। दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। अब हम विवर्तन में नंबर सेकेंड लिखेंगे। प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक तथा उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती जाती है। व्यतिकरण में देखेंगे। प्राप्त प्रतिरूप में सभी दीप्त पट्टियों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में नंबर 3, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान नहीं होती है। व्यतिकरण में देखेंगे। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान तो हो सकती है और नहीं भी हो सकती।
अब हम विवर्तन में देखेंगे, क्रमागत रूप से तेजी से घटती हुई तीव्रता के कारण केवल कुछ ही उच्चिष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब हम व्यतिकरण में देखेंगे, कई कोटि की दीप्त पट्टियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो ये हुआ आपका विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर पहला अनुदैर्ध्य तरंगे और नंबर दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे। हाइगेंस ने सन 1690 में जब ध्रुवण की घटना की खोज की तो वह ध्रुवण की व्याख्या अनुदैर्ध्य तरंगों के आधार पर नहीं कर सके। हाइगेंस के लगभग 140 साल बाद फ्रेस्नेल ने सिद्ध किया कि प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को दो स्लिटों के यांत्रिक प्रयोग से अथवा टूरमैलिन क्रिस्टल के प्रयोग से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि यह अनुदैर्ध्य तरंगें होती तो क्रिस्टल B के घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता तथा तीव्रता सदैव एक समान होती है। वास्तव में जब प्रकाश तरंगें टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाली जाती हैं तो प्रकाश तरंगों के केवल वे ही कंपन जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर हैं क्रिस्टल के बाहर निकल पाते हैं तथा शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल से निकलने के बाद प्रकाश तरंग का कंपन तरंग गति के लंबवत केवल एक ही तल में होता है। ऐसी तरंगों को समतल ध्रुवित तरंग तथा इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्रिस्टल A जो प्रकाश तरंगों को ध्रुवित करता है, ध्रुवक तथा B जो प्रकाश तरंगों का विश्लेषण करता है कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं, को विश्लेषक एनालाइजर कहते हैं। अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इन तरंगों में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। स्पष्ट है, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में स्थित प्रत्येक कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा। साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर तरंग की दिशा के अभिलंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से अथवा समपित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। किसी क्षण पर कुछ परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और दूसरे क्षण पर अन्य परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित प्रकाश तरंगों की कलाएं परस्पर अनिर्भर होती हैं। फलतः प्रकाश स्रोत से आने वाले तरंगों के वैद्युत वेक्टर के कंपन अपने तल में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ही होते हैं, परंतु ये सभी दिशाओं में समान रूप से न होकर केवल एक ही तल में होते हैं। यह क्रिया जिसमें साधारण प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के परितः
असममित हो जाते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन। जब किसी कांच की समांतर प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो प्लेट के ऊपर व नीचे की सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। इस प्रकार की अनेक प्लेटों को एक दूसरे पर रखकर प्रथम प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर डाला जाता है। अध्रुवित प्रकाश का वह घटक जिसके कंपन आपतन तल के अभिलंबित होते हैं, प्लेटों की सतहों से परावर्तित होकर पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश देते हैं। याद रहे कि आपको ये ध्यान देना है कि प्लेटों का आपस में तथा किसी एक प्लेट के सम्मुख पृष्ठों का समानांतर होना आवश्यक है। जब प्लेटों की संख्या अधिक होती है तब निर्गत प्रकाश में अधिकांशतः वह घटक बचा रहता है जिसके कंपन आपतन तल के समांतर होते हैं। इस प्रकार निर्गत प्रकाश भी लगभग समतल ध्रुवित होता है। इस समायोजन को प्लेट समुदाय कहते हैं। द्विवर्णता, ये क्या होता है? द्विवर्णता, जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो यह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक को साधारण किरण तथा दूसरी को असाधारण किरण कहते हैं। एक प्रकाश किरण में कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर तथा दूसरी में प्रकाशिक अक्ष के अभिलंबित पाए जाते हैं। प्रकाश किरण का इस प्रकार दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाना द्वि-अपवर्तन कहलाता है। टूरमैलिन क्रिस्टल में एक विशेष गुणज होता है कि वह दो अपवर्तक किरणों में से एक पूर्णतया अवशोषित कर लेते हैं, किंतु दूसरी प्रकाश किरण इसमें से बिना अवशोषण के बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल द्वारा वर्णात्मक अवशोषण की इस प्रक्रिया को द्विवर्णता कहते हैं। जिस प्रकाश किरण में कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं वह ही पूर्णतया अवशोषित होती है। इस प्रकार निर्गत प्रकाश किरण में कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं तथा वह किरण पूर्णतया समतलीय ध्रुवित होती है। पोलेराइड की रचना भी इसी सिद्धांत पर द्विवर्णता पर आधारित होती है। ध्रुवित चादर, पोलराइजिंग शीट। ध्रुवित चादर का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन की चमक इत्यादि को रोकने में किया जाता है। जो हमारी पोलराइजिंग शीट होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन की जो ज़्यादा चमक होती है, जो ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, उस ब्राइटनेस को रोकने के लिए किया जाता है। यह एक परतदार प्रकाश ध्रुवित चादर होती है जो पॉलीमर की पतली चादर विशेषकर फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर जिसकी एक सतह पर पारदर्शी सुचालक परत जिस पर प्रकाश ध्रुवण फिल्म तथा निर्वात आधारित धात्विक वाष्पीकरण प्रक्रिया की जा चुकी होती है, लगी होती है। ध्रुवित चादर का उपयोग कंप्यूटर की जो ब्राइटनेस होती है उसको ब्राइटनेस को रोकने के लिए, जो ज़्यादा ब्राइटनेस स्क्रीन होती है कि ये ज़्यादा चमके ना, कंप्यूटर की स्क्रीन की जो ज़्यादा चमक को रोका जाए, उसमें हम ध्रुवित चादर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ध्रुवित चादर का प्रयोग कहाँ होता है तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवित चादर का उपयोग
कंप्यूटर स्क्रीन की चमक को रोकने के लिए किया जाता है। ओके, थैंक यू।